हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर। ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके लिए एस्टेट, लेक्चर कैडर, चंडीगढ़ पीजीटी या जितनी भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, तो ऑलमोस्ट हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। लास्ट के कुछ जो टॉपिक रहते थे, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे और 2 क्वांटम नंबर हमने कर लिए थे। आज बात करेंगे थर्ड क्वांटम नंबर की, जो कि हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। आगे देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। एक तो इसने जिमन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। जिमन इफेक्ट आपका क्या था कि जो फाइन लाइंस आ रही थी छोटी छोटी की नहीं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो स्पेक्ट्र है वो जो लाइन से क्यों स्प्लिट कर रही थी, वो चीज़ें इसने एक्सप्लेन की थी मैग्नेटिक फील्ड वाली। दूसरा जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या बताता है, डिटरमाइन नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब सेल। कि अब आपकी जो सब सेल थी जैसे SPD सब सेल है, उसके अंदर भी ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, तो अब कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है एक सब सेल के अंदर, वो आपको कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m की वैल्यू -l से +l होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो l आपके पास 1 है, तो m की क्या वैल्यू होगी, +1 0 -1 तीन ऑर्बिटल है l इज इक्वल टू 1 के लिए। या फिर हम ये दे सकते हैं l इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास m की कितनी है, a की वैल्यू है। ठीक है, l 0 है तो सब सेल कौन सी थी आपकी s, और s सब सेल के अंदर हमें पता है इस टाइप से एक ही ऑर्बिटल बनाती है, तो s सब सेल के अंदर क्या होता है, एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अगर l की वैल्यू 1 है, अगर l 1 है तो सब सेल कौन सी है, p। m की क्या वैल्यू होगी, वही +1 -1 और 0 3 है, तो मतलब 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l के लिए कितने m होंगे वो हम निकाल सकते हैं 2l + 1। जैसे फॉर एग्जांपल l 1 है तो देखो 2 1 + 1, तो कितने ऑर्बिटल है, +1 = 3, 3 ऑर्बिटल है। दूसरा हमें क्या है, एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट बताता है। ये याद रखना, एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर mh/2π। m क्या है यहाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमारे पास क्या है, देखो 2 स्पिन होती है, एक +½ और एक -½ बस इतना याद रखो इसमें कि स्पिन के बारे में बताता है कि मान लो एक ऑर्बिटल के आपके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक की स्पिन +½ होगी और एक माइनस की। आप जो इस टाइप से होता है उसको +½ बोलते हैं, जो नीचे की तरफ होता है उसे -½ स्पिन बोल देते हैं। ठीक है, आगे आपके पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम, कैन नोट, नोट आएगा भाई, कैन नोट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर और मैक्सिमम। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम के अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और दोनों की क्या ऑपोजिट स्पिन होगी। मतलब एस वाला जो लास्ट क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यहाँ सेम नहीं हो सकते। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, आपका पॉली एक्सक्लूजन ने बोला था। या फिर इन्होंने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल के अंदर आपके मैक्सिमम कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और विद ऑपोजिट स्पिन। ये चीज़ें सारी मैंने आपको पहले भी ऊपर बता दी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं सब सेल के अंदर 2l + 1। अब जो भी ऑर्बिटल आया है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल, मेन सेल के अंदर n² और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n²। ये चीज़ें पहले डिस्कस कर ली है। अब आती है शेप ऑफ ऑर्बिटल कि ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। जो आपके पास s ऑर्बिटल होता है ना, उसकी क्या स्फेरिकल शेप होती है, और वो क्या नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं होता है, ऐसे स्फेरिकल शेप के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के सबसे नियर बाई होता है, तो इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन भी s ऑर्बिटल की, s सब सेल की क्या होती है, आपके ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है। ठीक है, और फिर एक होता है नोड, यही बता देती हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको। नोड क्या होता है, एक ऐसा रीजन आपके ऑर्बिटल के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं। उस पॉइंट को नोड बोलते हैं। एस की जो शेप होती है स्फेरिकल शेप होती है, और नोड कितनी होती है इसके अंदर, n-1। एस ऑर्बिटल के अंदर नोड कितने होते हैं आपके, n-1 होते हैं, ध्यान रखना। साइज और एनर्जी के हिसाब से जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे एनर्जी और साइज क्या हो जाता है ऑर्बिटल का, इंक्रीज। जैसे ये देखो 3s 2s 1s, 3s की एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर 2s और 1। साइज और एनर्जी क्या है, जैसे जैसे n इंक्रीज होगा, ये जो आगे लिखा हुआ है ये क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो आपका एनर्जी और साइज भी क्या ऑर्बिटल का इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात आती है एस ऑर्बिटल की। अगर एस ऑर्बिटल के शेप की बात करें तो इस टाइप से डम्बल शेप होती है। ठीक है, प्लस और माइनस साइन होता है इसके अंदर। ठीक है, इस टाइप से डम्बल शेप होती है इनकी। और कितने होते हैं आपके पी ऑर्बिटल, 3 होते हैं, एक पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई और पी जेड।
ठीक है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं और तीनों की ऐसे डंबल शेप होती है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपका क्या है, नोड होता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की 0। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, np ऑर्बिटल n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नोड कितने होंगे, n-2 नोड। एक नोडल प्लेन भी होता है जो यहाँ से पास होता है, इसमें से जो पास होता है क्या, नोडल प्लेन। s ऑर्बिटल के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता, p ऑर्बिटल के अंदर एक नोडल प्लेन होता है। ठीक है, वही सेम इसमें दे रखा है कि जैसे आपकी n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज और एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ये सारी इतनी, मतलब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में से। जिन चीज़ों में क्वेश्चन बनते हैं वो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। नोड में से बनते हैं, एनर्जी और साइज का बनता है। तो एनर्जी और साइज क्या है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो एनर्जी और साइज इंक्रीज होंगे। नोड एस के अंदर n-1 होता है और पी के अंदर n-2। अगर नंबर ऑफ नोड निकालें कोई भी ऑर्बिटल के अंदर, एस पी डी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर निकालें तो n-l-1 ये फॉर्मूला होता है। l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेन फॉर्मूला ये होता है। अब l के लिए हमें पता है कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो अब l 0 रखोगे तो फॉर्मूला हमारे पास n-1 ही बनेगा ना। मेन ये फॉर्मूला याद रखो कि नोड का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, n-l-1। ये हमें नोड बताता है, कोई भी ऑर्बिटल हो, s p d f कोई भी, n-l-1 ये फॉर्मूला यूज़ करके आप नंबर ऑफ नोड उसके अंदर निकाल सकते हो, कितने नोड है। ठीक है, समझ आ गया। नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन। फिर डी ऑर्बिटल की बात आती है। डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, जैसे कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, एक कौन सा होता है, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। ये तीनों क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, डी तो क्या ऐसे डी के अलोंग, और यहाँ एक रिंग होती है डी जेड स्केयर में। ये भी क्या आपके एक्स और वाई अलोंग द एक्सिस होती है, और ये तीनों क्या है, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बस इनकी शेप का थोड़ा ये ध्यान रख लेना। दूसरा इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल में आपके 2 नोडल प्लेन होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, एक चीज़ और बतानी थी इसमें, वो मैंने नीचे लिख रखी है शायद, हाँ ये देखो, नंबर ऑफ एंगुलर और प्लेनर नोड कितने होते हैं, l। नंबर ऑफ रेडियल नोड पूछे तो वो आप n-l-1 से निकाल देना। एंगुलर नोड पूछे तो वो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। फिर टोटल नोड पूछे तो n-1, क्योंकि आप क्या रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड करोगे, ये l तो l से l कैंसिल हो गए, टोटल नोड n-1 आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल नोड पूछ लिया आपसे, कोई रेडियल और एंगुलर कुछ ना दियो, सिंपल नोड बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, अकेला रेडियल बोले तो भी ये लगाना है। एंगुलर नोड पूछे या प्लेनर नोड, तो जितनी एल की वैल्यू वही आपकी प्लेनर नोड होती है। ठीक है, टोटल नोड कितने हैं, n-1 किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। समझ आ गया इतना। अब ऊपर आते हैं। अब आता है आपका अफवाह प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अफवाह प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप ऑर्बिटल के अंदर, वो क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से करने की। सबसे पहले उसके अंदर फिल करोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा वाले में। ठीक है, इस टाइप से फिल करना है। अब एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं n+l रूल से। n+l रूल क्या है, मान लो आपके पास कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटर स्टेट के, n+l रूल बता देती हूँ कि आपके पास ऑर्बिटल दे रखे, उसके लिए आप n+l की वैल्यू निकालो। जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू लो है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। अगर 2 ऑर्बिट के लिए, मान लो 2 ऑर्बिटल आपकी, उसके लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तो जिसके n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद आपका क्या आता है 3p। अब आप 4s फिल करते हो और फिर 3d फिल करते हो, तो ये 4s और 3d आपके किसके, n+l रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो 4s का n+l लगाओ, n कितना है 4, l कितना है इसके लिए 0, तो कितना आया 4। इसके लिए लगाओ 3, और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2 5, तो n+l वैल्यू 4s के लिए कम है ना, तो इस वजह से पहले 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और पूछे कि कौन सी करेक्ट है, तो वो आप n+l के हिसाब से निकाल सकते हो, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज़्यादा होती है n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से पहले 4s के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और फिर 3d के अंदर। एक आपका आता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो क्या कहता है कि आपको जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले जो सेम एनर्जी वाले उसके अंदर क्या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने, फिर उसके बाद आप पेयरिंग करोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका p ऑर्बिटल है, इसमें तीनों की एनर्जी सेम है, डीजेनरेट है ये, तो पहले क्या है तीनों के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर जो बच गए फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये क्या, कौन सा रूल होता है आपका, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ आ गया इतना।
ये मैंने नीचे लिख ही रखा है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है आपको, पेयरिंग नोट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल कैन नोट कंटेन सिंगल, कि जब तक हर ऑर्बिटल के अंदर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक क्या पेयरिंग नहीं होती है। ये ग्रुप निकालना का रूल है, ये आप देख लेना, इतना मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये किसी और तरीके से भी करेंगे। मैंने पहले भी जो 1 मार्क वाली वीडियो डाल के ना उसके अंदर बताया हुआ है ये कि कैसे हम अगर आपको ग्रुप फाइंड करना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ये वाले रूल याद करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इतना समझ आ गया। अब एक क्या होता है कि आपके पास ना हाफ फील्ड होता है और जो एक फुली फील्ड होता है। कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल है ना, ये क्या आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड का मतलब क्या है, देखो मान लो आपके पास जैसे पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये तीनों हाफ फील्ड कर दिए तो ये हाफ फील्ड है। वही मानो आपके पास पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये ऐसे फुली फील्ड है, ठीक है। ये दोनों क्या माने जाते हैं, जो भी ऑर्बिटल आपके हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं ना, वो बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। और इसी वजह से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंज आता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जब आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना तो सबसे पहले हम क्या है 4s भरते हैं, तो 4s में 2 आना चाहिए और 3d में 4। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हम क्या करते हैं कि 4s1 करते हैं और 3d 5, क्यों, क्योंकि इसको हम हाफ फील्ड कर देते हैं ताकि ये क्या है ज़्यादा स्टेबल हो जाए। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस से क्या आपका डी में चला जाता है, वो 3d5 क्या है फिर आपका हाफ फील्ड हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा स्पेस नहीं रहा, 1 मिनट इरेज करके बताती हूँ यहाँ से। सेम आपका कॉपर के केस के अंदर होता है, 1 मिनट रुको भाई। कॉपर में भी आपका क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर चला जाता है। 1 मिनट लिख के बताती हूँ अभी कैसे करना है। देखो क्या होता है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी तो हमारे पास क्या चाहिए 4s2 3d9, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 4s1 3d10, बाकी तो पहले फिल किए हुए हैं, ठीक है 3d10। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये डी क्या है फिर फुली फिल्ड हो जाता है, और जब ये फुली फिल्ड हो जाता है तो ये क्या है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, इसके पास स्टेबिलिटी आ जाती है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। कॉपर और क्रोमियम का ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, इन दोनों के अंदर ही जनरली वो आता है वेरिएशन, ठीक है। इन दोनों के अंदर स्टेबिलिटी की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग होती है। समझ आ गया। नोड और नोड का समझ आ गया क्या होता है, नोड की वो पॉइंट जहाँ आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो 0, उसे नोड बोलते हैं। नोड निकालने 2 टाइप के नोड होते हैं आपके पास, एक होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। l क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दूसरा आपका होता है एंगुलर नोड या प्लेनर नोड। एंगुलर और प्लेनर नोड का फॉर्मूला होता है l, ठीक है। ये तो आपसे अलग अलग नोड पूछे तो है। अगर आपसे टोटल नोड पूछे कि एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों रेडियल प्लस एंगुलर नोड कितने हैं, तो वो आपके पास n-1 होते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास n-1 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से नोड निकालते हैं। ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट है, हुंस रूल वाले, और ये नोड वाला इंपॉर्टेंट है इसमें, और क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले टॉपिक्स में ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछ भी ले तो n+l रूल से आप निकाल लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें क्रोमियम और कॉपर की थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की, बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। शेप इनकी बताती डंबल शेप होती है, और डी ऑर्बिटल वाले में इन दोनों की अलोंग द एक्सिस होती है, और ये क्या है बिटवीन द एक्सिस होती है। ये चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और तो इसमें कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एक क्या होता है, कई बार आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी कई बार आपसे नोड वाला क्वेश्चन है ना ग्राफ के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसे कोई ग्राफ मिला हो जो इस एक्सिस को टच करके इस टाइप से ग्राफ बनाए ना, तो मतलब ये क्या आपका नोड है। तो अब मान लें आपसे पूछे कि आपके पास 2s है, ठीक है, 2s का ग्राफ कौन सा होगा। मानो आपको एक ग्राफ इस टाइप से दे दिया, ठीक है, एक ग्राफ आपको ये दे दिया इस टाइप से, ठीक है। तो अब इनमें से पूछा 2s का ग्राफ कौन सा है, तो पहले 2s के अंदर नोड निकालो कितने आएंगे। नोड क्या होता है n-l-1, n कितना है 2, l क्या है 0, -1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, एक नोड है। तो यहाँ देखो ये जो पॉइंट यहाँ टच हो रहा है ना आपका 0 प्रोबेबिलिटी का है, इसे बोलते हैं नोड। तो यहाँ क्या आपका एक नोड आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से नोड देख लेना कि वहाँ कितने बन रहे हैं, कि कौन सा पॉइंट है जो यहाँ टच कर रहा है नीचे एक्स एक्सिस को, वो आपका नोड शो करेगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, इसके अंदर ग्राफ का भी पता कर सकते हो। लेकिन आज तक ऐसे क्वेश्चन बने नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर पूरा लगभग मेरी तरफ से ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसमें और तो इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है बताने वाली, जो था मैंने सारा बता दिया। अब क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। संडे को क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके हर पीजीटी एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है डिस्कस करेंगे, तो पता चल जाएगा कि चैप्टर हमारा अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये था, और फिर भी कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।